हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। स्वागत है आपका सबका साइंस की इस जादुई दुनिया SWF क्लासेस में। आज हम साइंस का एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फोर्स, इसको अपन पढ़ेंगे। एक पूरे पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे प्रैक्टिकली। और इस चैप्टर में अपन नोट्स वगैरह नहीं लिखेंगे, बोर्ड का कम से कम यूज करेंगे और प्रैक्टिकली इस कंसेप्ट को अपन सीखेंगे। ठीक है, जब अपनी प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी 1 मई से, तब अपन फिर इस चैप्टर को सीक्वेंस से पढ़ेंगे, नोट्स भी लिखेंगे और इसके साथ साथ अपन प्रैक्टिकल वगैरह सब करेंगे। आज ये शॉर्ट वीडियो पूरे चैप्टर को आपको क्लियर कर देगी। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे फोर्स। फोर्स क्या होता है? देखना आपने काफी बार देखा होगा, आप लगभग इस चीज को आप हर रोज करते होंगे। किसी भी चेयर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं कर रहा हूँ पहले तो पुश, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं कर रहा हूँ पुश करना, ठीक है, या फिर इसमें अपोजिट में रिएक्शन करूं तो इसको मैं पुल करना, ठीक है। इसका मीनिंग मैंने इस पे क्या अप्लाई किया? फोर्स। तो यहां से इसकी डेफिनेशन आ जाती है फोर्स की, ठीक है। एन पुश और पुल, एन पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास, हैविंग मास। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना खुद का मास हो, अगर अपन उस ऑब्जेक्ट को पुश करें या उस ऑब्जेक्ट को अपन पुल करें तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है? फोर्स अप्लाई होता है। ये इसकी डेफिनेशन का एक फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो अभी जहां तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अपन फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को बनाए रखती है, ठीक है। उसकी स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी और अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी, जहां तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो। तो यहां से इसकी एक और डेफिनेशन से अपन निकालेंगे। अब अभी आपने देखा कि जैसे मैंने इस चेयर को पुश किया तो इसकी स्टेट ऑफ जो रेस्ट थी वो चेंज होगी और ये मोशन में आ गई। और जब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और अगर मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं तो वो रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या तो आप ऐसे नोट करो या फिर ऐसे नोट करो कि एन एक्सटर्नल एजेंट that can change any body's state of rest or motion। इट मीन्स अपन जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की या तो जो रेस्ट की जो उसकी स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है या फिर मोशन की उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है यूनिट ऑफ फोर्स। अपन फोर्स को किसमें मेजर करते हैं? जैसे कि मास होता है, मास को अपन मेजर करते हैं किलोग्राम में, ग्राम में। डिस्टेंस को अपन मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है। और वैसे ही अपन फोर्स को किसमें अप्लाई करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा अपन उसको पुश करते हैं, ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ी कि 10, 15 इसको अपन मेजर करते हैं। उसके मैग्नीट्यूड को तो लिखते हैं, वो मैग्नीट्यूड के आगे एक क्वांटिटी अपन लिखते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, ठीक है। उसकी SI यूनिट होती है न्यूटन। एक न्यूटन साइंटिस्ट है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। इसके बाद है टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप का होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से पिछले साल एक क्वेश्चन आया था 8 बोर्ड में, ठीक है। राइट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फोर्स कितने टाइप का होता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्स। फर्स्ट है कांटेक्ट फोर्स। कौन सा है? कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स
अब कांटेक्ट का मीनिंग क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि इस चेयर पे फोर्स अप्लाई किया, यानी कि फोर्स कहां से डेवलप हो रहा है, फोर्स मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं तो क्या हो गया सोर्स ऑफ फोर्स, और ये क्या हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी सोर्स ऑफ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है, तो अगर वो दोनों ही फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं, इनके बीच कोई कांटेक्ट हो जाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। मैं इस चेयर को पुल कर रहा हूं, यानी कि मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है, मैं इसके कांटेक्ट में आके तो मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या हो गया कांटेक्ट फोर्स। या फिर मैं इसको पुश करूंगा तब भी मेरे को इसको कांटेक्ट में आना पड़ेगा, ठीक है, इसके कांटेक्ट में आके मैंने इसको पुश किया, तो ये क्या हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स है कांटेक्ट फोर्स। फोर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मस्कुलर फोर्स, एक तो मस्कुलर फोर्स, एक होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इन दोनों के बारे में अभी पढ़ेंगे। और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है कि अगर कोई भी सोर्स ऑफ फोर्स और ऑब्जेक्ट इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, जादुई तरीके से अगर मैं इसको पुश करूं और इसमें कांटेक्ट भी नहीं करूं और ये आगे खिसक जाए, या फिर मैं इसको पुल करूं और इसके बिना कांटेक्ट के आए और ये पीछे आ जाए, यानी कि अगर सोर्स ऑफ फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच अगर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, तो वो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। सर ऐसा कोई पॉसिबल है क्या कि अपन इसको बिना टच किए ही अपन इसको खींच सकते हैं या तो इसको धक्का दे सकते हैं, अभी होगा। ठीक है, इसको अपन ऐसे बोलते तो नहीं पर अपन कहेंगे जादुई फोर्स, ठीक है, एकदम जादुई तरीके से। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में अपन क्या लिखेंगे, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स होते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और इसके बाद है एक और भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है सर, ये कहां पे अप्लाई होता है, अगर आप कहीं से कुएं से अगर आप पानी निकालते हो, ठीक है, या फिर अगर कोई भी ऑक्स है या फिर कोई भी हॉर्स है, अगर वो किसी कार्ट को खींचता है, ठीक है, किसी वो गाड़ी को खींचता है, तो इस इन सब एक्टिविटीज में क्या होता है कि कुएं से पानी निकालते समय अपन रस्सी को खींचते हैं, यानी कि अपनी जो मसल्स होती है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। कोई भी ऑक्स है या फिर हॉर्स है किसी भी कार्ट को खींचता है, उसकी मसल्स उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो फोर्स जो कि अपने मसल्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है वो तो क्या होता है मस्कुलर फोर्स। सर फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स को समझने के लिए इधर देखना, ये बॉक्स है, ठीक है, इसका काम नहीं है, अपन इसको हटा देते हैं। हाँ, मैं इस बॉक्स के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं इसको पुश कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने इसको पुश किया और एक कुछ डिस्टेंस कवर करके ये रुक गया, मैंने इसको वहां तक पुश नहीं किया, मैंने तो इसको यहां से पुश करके छोड़ दिया था। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो वैसा ही रहना चाहेगा, ठीक है। एक बार ये यहाँ पे रेस्ट में था, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और इसको एक बार मैंने मोशन में ला दिया, फिर भी ये यहाँ आके रुक गया रेस्ट में। इसका मीनिंग क्या है, जब ये रेस्ट में था तो मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, यानी कि ये मोशन में आ गया। अब जब मोशन में आने के बाद उसको मोशन में ही रहना चाहिए ना, इसका मीनिंग क्या है कि कोई तो है जो इसको वापस से पीछे खींच रहा है, कोई है, कोई अदृश्य चीज है, कोई है जो इसको पीछे खींच रहा है। अब उस अदृश्य चीज का नाम क्या है, उसका नाम है फ्रिक्शन। उसका क्या नाम है, फ्रिक्शन। सर ये कहां से अप्लाई होता है, या फिर ये कोई कहां से अप्लाई होता है ये, तो ये अप्लाई होता है जिस सरफेस पे ये बॉक्स रखा हुआ है वह सरफेस, और इस बॉक्स की जो सरफेस इसके कांटेक्ट में आ रही है, इन दोनों कांटेक्ट होने वाले सरफेस के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। और ये हमेशा जिस डायरेक्शन में अपना जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही ये लगता है। इसके अपन डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करता है, विरोध करता है, उसको रोकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर अपन साइकिल चलाते हैं तो कुछ देर बाद अपन उसमें पेडल मार के पेडल देके और अपन बंद कर देते हैं, ठीक है, और फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी साइकिल रुक जाती है। अब जब अपन ने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया था तो वो क्यों रुकी, उसके ऊपर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जिस रोड पे वो मूव कर रही है वो रोड है, वो उसके टायर्स पे क्या क्या अप्लाई करता है, फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन ये भी, इसके भी टाइप्स होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे
ठीक है। इसके बाद है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? अगर सोर्स ऑफ फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है। फर्स्ट फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि अगर जैसे कि मैं ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर नहीं, ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे रेस्ट में रखे छोड़ दिया। अब ये रेस्ट में रहना चाहिए ना, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब ये रेस्ट में रहना चाहिए, पर जब मैं अपने हाथ को हटा लूंगा तो ये क्या है? अभी देखना होगा क्या, जब मैं यहां से अपने हाथ को हटाऊंगा तो ये नीचे आया। इसका मीनिंग क्या है कि कोई है जो इसको नीचे से खींच रहा है, पर यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ नीचे कोई भी नहीं बैठा है, ठीक है, और इसके बीच में कोई धागा वगैरह भी नहीं बंधा है, ठीक है, रस्सी वगैरह कुछ नहीं है, पर कोई है जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है। इसका मीनिंग क्या है? अब चाहे ये बॉक्स हो, ठीक है, बॉक्स नहीं, ये आप ये मार्कर देख लो, ठीक है, अगर आपको डाउट हो कि ये किसी से बंधा हुआ है तो ये किसी से नहीं बंधा हुआ, ये मार्कर है, तो ये मार्कर भी मैं अगर इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे ही आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल कर रही है, खींच रही है, और पुल का मीनिंग क्या होता है? फोर्स। यानी कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अर्थ का और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स में रखा है। सेकंड है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि टू मैग्नेट के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है, आपने देखा होगा काफी बार बचपन में खेलते हैं या अभी भी अगर आप खेलते हो तो मैग्नेटिक फोर्स की अगर टू मैग्नेट है और मैग्नेट के टू पोल होते हैं, ठीक है, ये है मैग्नेट, इधर आपको समझाऊं तो ये मैग्नेट है और मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? टू पोल होते हैं, एक तो होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर एक मैग्नेट ये हो गई और दूसरी मैग्नेट है ये हो गई, ये साउथ और ये नॉर्थ। अगर मैं इस मैग्नेट को इस मैग्नेट के पास लेके आता हूं तो क्या है कि अगर मैं इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल के पास में लेके आता हूं तो ये डिफरेंट पोल आपस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे घुमा के इसके पास लेके आता हूं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, धक्का देंगे, ठीक है। अपने पास मैग्नेट नहीं है, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से तब अपन इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से, किस प्रकार से इनमें अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन होता है, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये जो आपके पास दो बलून हैं, मैं इनको दोनों को पास में लेके आऊंगा, पर ये ऊपर से तो पास में आ रहे हैं, देखो ये ऊपर से तो पास में आ रहे हैं, पर ये नीचे से एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है। ये आपस में नहीं टच हो रहे हैं, ये ऊपर से तो पास में आ गए, पर ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यही क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर ऐसा कैसे हो रहा है? सर ये तो आपके पीछे भी जा रहा है, ठीक है, ये देखो, और एक दूसरे भी चिपक जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब ये ऐसा कैसे हो रहा है? सर कोई बलून अपने पीछे कैसे आ सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि मैंने क्या किया कि इसको अपने ऊपर, ठीक है, अपने जो बाल है यहाँ पे मैंने इसको रब कर दिया, ठीक है, और रब करने के बाद क्या हुआ? इसमें इसको रगड़ने के बाद इस पे चार्ज आ गया। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिससे कि अपन उसको अगर इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो उसके ऊपर फोर्स वो महसूस करता है, ठीक है। इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और भी अच्छे तरीके से, कि अगर चार्ज के वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश, ठीक है। आवेश की वजह से जो फोर्स इस पे अप्लाई होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। आज अपन यहां तक ही पढ़ेंगे, और ये जो चैप्टर है इसका एक ट्रेलर था और अभी तो पूरी मूवी बाकी है। 1 मई से जब अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, अभी ये चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हो गया आपके, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। इस चैप्टर में 70% तो कवर करता है आपका फोर्स, और 30% या 35% थोड़ा सा 65% ये कवर करता है आपका प्रेशर। तो आपका एक टॉपिक है फोर्स इस चैप्टर का जो आपका कंप्लीट हो गया है, ऐसे प्रैक्टिकली कंप्लीट हो गया है। ये कोई ऐसे 20 मिनट या 30 मिनट का चैप्टर नहीं है, ये काफी बड़ा चैप्टर है। ये तो इसका केवल एक ट्रेलर है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। बाकी जब 1 मई से अपनी क्लास स्टार्ट होगी तब अपन अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। अपनी और मीटिंग होगी एक नई वीडियो में ऐसे ही नए मजेदार तरीके के साथ, और
जादुई तरीके के साथ। जब तक आप हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।